हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट गोल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग दक्षिण भारत के जो वंश हैं, मुख्यतः चोल वंश, पल्लव वंश और चेर वंश, इसके साथ साथ में जो संगम काल रहा है, इससे संबंधित आयोग ने जो प्रश्न पूछे हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आयोग ने इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न तो नहीं पूछे हैं, लेकिन फिर भी जो प्रश्न पूछे हैं और जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो दक्षिण भारत वाला अपना एरिया है, तो दक्षिण भारत में चोल वंश, पांड्य वंश और इसके साथ साथ में पल्लव हो गए, चेर हो गए, इन्होंने काफ़ी अपना योगदान दिया है। इसमें से जो संगम काल वाला जो क्षेत्र है, टाइम जो है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि संगम काल में क्या होता है कि बहुत एक साहित्य कह सकते हैं कि वाला काल रहा है, या फिर कहें कि साहित्य की दृष्टि से काफ़ी उन्नत वाला काल रहा है। तो जो संगम साहित्य नाम से एक साहित्य का वो क्षेत्र आता है, वो महत्वपूर्ण है। अब संगम साहित्य जो था, ये देखिए, जो पांड राजा थे, तो पांड राजाओं ने एक संगोष्ठी कह सकते हैं कि कराई थी। तो उन्होंने 3 संगोष्ठियाँ कराई थी, 3 संगम हुए थे। तो संगम की यहाँ जो बात किया करता है ये, तो 3 संगम हुए थे, जिसमें से प्रथम, द्वितीय, तृतीय इस तरह से करके, तो जो पहला संगम हुआ था, ये हुआ था मदुरई में। अब देखिए, ये जो चर्चा हो रही है, ये चर्चा एग्ज़ाम में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, इसलिए इसको समझें। तो देखिए, प्रथम जो संगम का साहित्य होता है, तो प्रथम वाला जो होता है वो कहाँ पे होता है? मदुरई में होता है। ठीक है, मदुरई। और इसकी जो अध्यक्षता है वो की जाती है अगस्त्य द्वारा। अब देखिए, जो अगस्त्य ऋषि हैं, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ये माना जाता है कि दक्षिण भारत का आर्यीकरण, मतलब आर्य तो थे उत्तर भारत में, तो उत्तर भारत से दक्षिण भारत में सबसे पहले जाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे अगस्त्य ऋषि। कौन थे? अगस्त्य ऋषि। तो ये माना जाता है कि अगस्त्य ऋषि ने ही दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया है। तो दक्षिण भारत के आर्यीकरण के करने के साथ साथ में इन्होंने प्रथम संगम साहित्य और द्वितीय संगम साहित्य, दोनों संगम साहित्यों की अध्यक्षता इन्होंने की थी। इसके साथ साथ देखिए, तो जैसे पहला हमने देखा था कि भाई मदुरई में हुआ था, और इसकी जो अध्यक्षता थी वो की गई थी किसके द्वारा? अगस्त्य ऋषि द्वारा की गई। दूसरे की भी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि द्वारा की गई थी, और इसका जो स्थान था वो था कपाटपुरम। ठीक है, तीसरा जो संगम साहित्य हुआ था, तो तीसरा जो हुआ था वो हुआ था मदुरई में। ठीक है, तीसरा भी मदुरई में हुआ था, और इसकी जो अध्यक्षता है वो नक्कीरर द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? नक्कीरर द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो ये 3 संगम साहित्य होते हैं। अब देखिए, संगम साहित्य में थोड़ा और चीज़ें हम जाने, तो संगम साहित्य में क्या है कि भाई पुरानी जो रचनाएं थी वो अधिकांशतः तो क्या हो गई हैं कि मतलब विलुप्त हो गई हैं। ठीक है, किसी तरह से नष्ट हो गई हैं। लेकिन इसमें से जो दूसरी संगम साहित्य हुई थी, तो दूसरी संगम साहित्य में एक कृति है जिसका नाम याद रखना अच्छा रहेगा, जिसका नाम है, देखिए, तोलकाप्पियम। क्या नाम है? तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम, देखिए, जो रचना है ये है व्याकरण। ठीक है, तो ये है व्याकरण का ग्रंथ है दरअसल ये। और इसकी जो रचना है उस समय तब की गई थी जब, ये जानिए कि द्वितीय संगम साहित्य हुआ था, और इसके जो रचनाकार हैं कह सकते हैं तो तोलकाप्पियर थे। ठीक है, तोलकाप्पियम की रचना किसने की है? तोलकाप्पियर ने की है। इसके साथ साथ में उसी समय की, यानी कि कहें संगम साहित्य की कुछ रचनाओं में एक रचना है शिल्पद्दिकारम। कौन सी रचना है? शिल्पद्दिकारम, जो इसकी रचना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको जो रचा था वो रचा था इलंगो अडिगल। इरंगो अलीगढ़ ने इसको, इलंगो अडिगल ने इसकी रचना की थी शिल्पद्दिकारम की। और इसमें एक कन्नगी का मतलब चरित्र चित्रण किया गया है। तो उस समय कन्नगी का चरित्र चित्रण एक देवी के रूप में किया जाता है, और दक्षिण भारत की जो बहुत बड़ी संस्कृति का जो भाग है, यह कहें कि दक्षिण भारत की जो संस्कृति है उसका जो मूल है, उसमें इस कहानी का बहुत बड़ा रोल है। जैसे अपने यहाँ देखिए, हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जैसे सीता का बहुत बड़ा, मतलब उसका जो चरित्र है पूरा उनका, वो हमारी उत्तर भारत की संस्कृति में विशेष रोल रखता है। ऐसे ही जो कन्नगी थी वहाँ की, ठीक है, तो कन्नगी की जो चित्रण है पूरा, ये दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण रोल रखता है। अब देखिए, यहाँ पर हम प्रश्न भी देख लेते हैं कि जो इससे इन कालों से चोल, चालुक्य और इनसे जो संबंधित थे, बाकी इससे जुड़ा हुआ जो और चीज़ें रहेंगी हम यहाँ पर देखते ही जाएंगे। तो देखिए, इसमें प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया गया था? ऑप्शन देखिए दिए गए थे इसमें से। पहला है जैसे कि नटराज मंदिर, चिदम्बरम, और दूसरा यहाँ पर दिया था
गोंडेश्वर मंदिर सिन्नार, और तीसरा यहाँ पर दिया था पलाई वन्नाथर मंदिर तंजावुर, और तीसरा अगला दिया था यहाँ पर बृहदेश्वर मंदिर गंगईकोंड चोलपुरम। अब देखिए इसमें से क्या है कि ये जो दूसरा मंदिर दिया है इसमें से ये गोंडेश्वर मंदिर सिन्नार, ये चोलों द्वारा नहीं बनाया गया था, बाकी मंदिर जो है यह चोलों द्वारा यहाँ पर बनाए गए थे। अगला देखिए प्रश्न पूछा था इसमें से महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोले जाने वाली संभावित भाषा कौन सी थी। तो देखिए ये जो चेर जो का है, ये चेर वाला क्षेत्र कहाँ है, ये पाया जाता है हमारा केरल में। हम ये कह सकते हैं, देखिए अपना यदि ये भारत का इस तरह से हम ये बनाएं तो ये देखिए ये इस पट्टी में क्या है, ये यहाँ पर जो केरल है, इसी केरल में जो शासन जो किया गया था वो चेरों द्वारा किया गया था। अब चेरों में अगर देखिए यहाँ पर केरल में किया गया था तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि यहाँ की भाषा क्या हो सकती है। तो यहाँ की भाषा क्या थी, मलयालम थी। ठीक है, तो चेरों का जो शासन काल था, या कहें कि चेरों द्वारा जो अपनाई गई जो भाषा थी वो है कौन सी, कि मलयालम जो भाषा है वो इनके द्वारा अपनाई गई थी। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया है कि सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक द्वारा करवाया गया था। तो चोल झील का जो निर्माण है सिंचाई के लिए वो करवाया गया था राजेंद्र प्रथम द्वारा। अब देखिए राजेंद्र प्रथम जो है ये बहुत ही महान शासक था चोल साम्राज्य में। इसने अपना विस्तार फ्रेंड्स तमिलनाडु तक कर लिया था। जो तमिलनाडु जो हमें भाई नज़र आता है कि ये सीधे सीधे मतलब कि ज़मीन वाली भूमि से नहीं लगा है, ये सीधे सीधे मतलब समुद्र में है। लेकिन जो ये राजेंद्र प्रथम था, राजेंद्र चोल प्रथम, ये बहुत ही महान शासक था। अब ये दक्षिण भारत में जाके मतलब नीचे तमिलनाडु तक जाके तमिलनाडु को जीता, और जीतने के साथ साथ में वहाँ का जो राजा था उस राजा को इसने पराजित करके उसको बंदी बना लिया था। तो ये बहुत ही महान शासक था और इसने बहुत ही ज़्यादा विस्तार किया था। इसके साथ साथ देखिए इसने क्या किया था कि इसने उपाधि एक धारण की थी गंगईकोंड चोलपुरम। ठीक है, ये कहेंगे गंगईकोंड की उपाधि इसने धारण की थी। तो गंगईकोंड जो थी उपाधि थी इसकी, तो वो क्यों थी, क्योंकि इसने क्या किया था कि उत्तर भारत में आके लड़ाई की, और उत्तर भारत का जो राजा था उसको भी इसने क्या किया था कि हराया था। उस समय देखिए यहाँ का राजा पाल वंश का राजा था। तो पाल वंश का जो राजा था जिसका नाम था महीपाल, तो महीपाल को भी इसने क्या कर दिया था, हरा दिया था। तो महीपाल को हरा के, और यहाँ से कैसा कहा जाता है कि मतलब गंगा का जो जल था वो लेके गया था, इसीलिए इसने जो उपाधि है वो गंगईकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की थी इसने। इसके साथ साथ में ये भी कहा जाता है कि ये इतना महान था कि ये जो अपना समुद्र वाला क्षेत्र जो आता है, झील वाला जो क्षेत्र आता है अपना, तो इस क्षेत्र का पूरा जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है कि इसने चोल झील के रूप में, यानी कि जो बंगाल वाला खाड़ी है ना अपनी, ये बंगाल की खाड़ी इस तरफ, इसको कहा जाता है कि चोल झील के रूप में इसने परिवर्तित कर दिया था। मतलब कि उधर इसका प्रभुत्व जो है बहुत ज़्यादा हो गया था। अगला देखिए कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन देखिए इसमें तमिल साहित्य, वैदिक साहित्य, उर्दू साहित्य, संस्कृत साहित्य, तो कौन सा है, तमिल साहित्य। और तमिल साहित्य के बारे में हमने काफ़ी चीज़ें ऊपर यहाँ पर पढ़ी भी हैं। अगला देखिए चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था। तो देखिए चोल जो राजा थे तो वो दान में भूमि देते थे। तो दान में जैसे पंडितों को दान में भूमि दी गई, इसी के जैनों को दी गई, या किसी अन्य मतलब दिवालियों को दी गई। दिवालियों को मतलब जो मंदिर होते थे उनको भूमि दी गई, तो उनको अलग अलग नाम देते थे ये। तो जब अगर जैन सभाओं को अगर जो दान दी जाती थी भूमि, तो उसको क्या कहते थे, उसको कहते थे पल्लिच्छ छांदम। क्या कहते थे, पल्लिच्छ छांदम उसको यहाँ पर कहा जाता था। अब देख लेते हैं कि और भी जो ज़मीन दी जाती थी। तो देखिए जो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी को जो भूमि दी जाती थी तो उसको कहा जाता था बेल्लान वगाई। इसके बाद ब्रह्मदेव नाम भूमि दी जाती, तो ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई जो भूमि होती थी उसको ब्रह्मदेह नाम से जानते थे, और ब्रह्मदेह। और इसके बाद में साला भोग। ठीक है, साला को यहाँ आप पाठशाला से जोड़ लीजिएगा। ठीक है, ब्रह्म को यहाँ ब्राह्मण से जोड़ लीजिएगा। तो ब्रह्मदेह भूमि ब्राह्मणों को दी गई, साला मतलब पाठशाला, पाठशाला मतलब विद्यालयों को। ठीक है, विद्यालयों के रखरखाव के लिए जो भूमि दी गई वो हो गई यहाँ पर साला भोग। इसके बाद देखिए ये पल्लिच्छ
छांदम, इसको तो हमने देखा ही, तो ये किसके लिए दी जाती थी? जैनों के लिए दी जाती थी। और इसके बाद देखिए देवदान दिया जाता था। तो देवदान मतलब देवों से जुड़ी, देव कहाँ पे रहेंगे? मंदिरों में रहेंगे। तो मंदिरों को जो उपहार में दी जाती थी वो यहाँ पर देवदान कहलाती थी, देवदान भूमि कहलाती थी। तो इस प्रकार से देखिए ये चोल वंश से और ये दक्षिण भारत के राज्यों से जो भी संबंधित था, हालांकि आयोग ने कम प्रश्न पूछे हैं, लेकिन हमने पॉसिबिलिटी जितनी थी उसको पूरा करने की कोशिश की है। अब देखिए इसमें क्रम में हम आगे पढ़ते जाएंगे, और बाकी जो भी चीज़ें हैं जीएस के साथ साथ में हिंदी की हैं, कंप्यूटर की हैं और यूपी वाली हैं, सारी आप इसमें से पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।